तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नवपाषाण काल और उसकी विशेषता उसके विषय में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होगी उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं जो वर्ड है उस वर्ड को रिकॉग्नाइज या डिफाइन करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूलिथिक में हम लोग लिथि का मतलब पहले ही जान चुके हैं। उसका होता है पत्थर या पाषाण। इज का मतलब होता है काल और नियो का मतलब होता है नियो नया। तो कौन सा यानी कि नियो मतलब नया और पाषाण लिथिक मतलब पत्थर और एज मतलब काल यानी कि नया पाषाण काल। यानी कि जिसमें पाषाण से निर्मित वस्तुओं का यूज तो किया जाएगा लेकिन एक उसमें नवीनता दिखेगी काफी। निर्माण के स्तर पे बनावट के स्तर पे उसमें इन दोनों यानी कि इससे पहले जो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल था उनके अपेक्षा इसमें काफी नवीन चीजें दिखेगी तकनीकी के स्तर पे बनावट के स्तर पे या अन्य स्तर पे भी देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था यूज। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था सर जॉन लुबाक के द्वारा। कब किया गया था? तो 1865 में। और इसका वर्णन भी इन्होंने अपने एक बुक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया हुआ है। ठीक, और इसको प्रकाशित किया था 1865 में ही किया गया था। अब बात करते हैं कि जो न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल है उसका कालक्रम कब से कब होगा। तो इसका जो कालक्रम जो है हम दो स्तरों पर देख सकते हैं, एक वैश्विक स्तर पे, ठीक है, और एक भारत के स्तर पे। तो भारत के स्तर पे इसका जो शुरुआत जो माना जाता है वो माना जाता है आज से 4000 मतलब बीसी माना जाता है। और वैश्विक स्तर पे बात करें तो वैश्विक स्तर पे इसकी शुरुआत मानी जाती है 9000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्राचीनतम कार्य है कि नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है। तो मेहरगढ़ है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी भारत में। तो ये है प्राइमरोज के द्वारा। कब? डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा कब किया गया था? 1842 में। और ये कहाँ पे? तो याद होगा जब हम शुरुआती क्लास में डिस्कशन किए थे कि कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगर नामक स्थान पे इसकी खोज की गई थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस काल से संबंधित प्रथम उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ली मिसोरियर के द्वारा किया गया था। ये कहाँ पे? तो टोन्स नदी के तट के आसपास में किया गया था। कब किया गया था? 1860 में किया गया था। क्लियर? देखिए ये स्थल है और ये उपकरण है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब नौपाषाण कालीन जो विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विशेषता में कह रहा है कि नौपाषाण काल से संबंधित प्रथम पाषाण उपकरण की खोज 1860 में किसके द्वारा? ली मिसोरी के द्वारा किया गया था। कौन सी नदी के तट पे? तो टोन्स नदी के तट पे। कहाँ पे? ये आपके यूपी में है। नेक्स्ट बोला है कि नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन को अस्थायी रूप से किया जाने लगा। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यही थी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ग्राफ में इसको कर लिया है। देखिए कृषि के साक्ष्य तो बहुत जगह से मिले हैं लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है ना बहुत अलग अलग तरीके से करता है। एक एक शब्द को जब चेंज करता है तो आंसर फिर चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें खोज के आधार पे यानी कि सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, खोज के आधार पे पहला था मेहरगढ़, दूसरा था कोलडीवा और तीसरा था लोहड़ा देव। और इन दोनों का जो संबंध है ये भारत के यूपी से है और ये जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम बात करें कि प्राचीनतम मतलब क्या प्राचीनतम के आधार पे यानी कि सबसे प्राचीन कहाँ पे, तो लोहड़ा देव में जो साक्ष्य मिला है कृषि के उसका जो समय है वो आज से लगभग 9 से 7 हजार ईसा पूर्व पहले की है ये। मेहरगढ़ में जो मिला है गेहूं के साक्ष्य वो, अच्छा यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से गेहूं के और यहाँ से चावल के, यहाँ गेहूं और जौ के मिले हैं। तो मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिला है कृषि का तो वहां पे जो मिला है तो उसका कितना है, तो वो लगभग 7 हजार ईसा पूर्व की वो मतलब कृषि होने के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डिवा की बात करें तो 6500 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के आसपास में यहाँ पे खेती की जाती थी। और तो आप देखिएगा प्राचीनता के आधार पर सबसे प्राचीन कौन हो गया? लहुड़ा देव, दूसरा होगा मेहरगढ़, तीसरा होगा कोल्डिवा। तो अगर पूछे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोहड़ा देव। और कृषि का खोज के आधार पे जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था तो वो मेहरगढ़ से मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कृषि का साक्ष्य मिला था तो कौन कौन से कृषि का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला था। अगर बात करें तो मेहरगढ़ से मिला था गेहूं और जौ का, लोहड़ा देव से मिला था चावल या धान का, चावल धान एक ही होता है, कोल्डिवा से मिला था चावल या धान का। तो देखिए अगर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य पूछ दे, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य तो कौन होगा?
मेहरगढ़। पूछ दे कि चावल और धान का प्राचीनतम साक्ष्य, तो कहाँ पे? आपके लोहड़ा देव। या ऐसे पूछ दे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो भी हो जाएगा लोहड़ा देव। यानी कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहड़ा देव, या चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य लोहड़ा देव। ठीक है। लेकिन अगर गेहूं का पूछ दे तो गेहूं का हो जाएगा आपका मेहरगढ़। कोल्डिवा जो सेकंड स्थान पाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज की खोज की गई थी? चावल की। और इससे पहले यूपी का ही एक स्थान है जो कहाँ पे? लोहड़ा देव में इसकी चावल की खोजी कर दी गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस काल में मुख्य रूप से चार प्रकार के फसल की खेती की जाती थी। कौन कौन सा? तो गेहूं, जौ, चावल और बाजरा। लेकिन इन चार प्रकार के जो किस्म अलग अलग था, जैसे कि गेहूं का 3 किस्म, जौ का 2 किस्म, चावल के 1 किस्म और बाजरा का 1 किस्म। तो कुल मिलाकर अगर किस्म की बात की जाए तो 7 हो जाएगा। और कृषि का प्रकार बात किया जाएगा तो 4 प्रकार के, यानी कि 7 प्रकार के कृषि का किस्म था और 4 प्रकार के कृषि मतलब फसल आधारित कृषि थे जो किए जाते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 4 प्रकार के खेती की जाती थी फसलों की, और उसमें किस्म कितना था? कुल 7 था। नेक्स्ट बोला कि आग का व्यवहारिक रूप जो प्रयोग है इसी काल नवपाषाण काल में होने लगा था, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बोला है कि नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि इस काल में लोगों में अस्थायित्व आई और वे अस्थायी रूप से घर बना करके रहना स्टार्ट कर दिए थे। याद होना चाहिए कि पिछले वीडियो में हमने अस्थायी निवास के जो प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से पढ़े थे? तो सराय नहराय और महादा से पढ़े थे, मध्य पाषाण काल के स्थल के अध्ययन के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस काल में पाषाण उपकरणों पर पॉलिश करने या लगाने की परंपरा का मतलब क्या स्टार्ट हो गया था। अब सोच के देखिए, मैंने बोला था, बार बार बोल रहा हूँ कि औजार बनाने की जो तकनीक है वो पूरा पाषाण काल से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो तकनीक में सुधार आएगा। कोई भी तकनीक जो होता है समय अंतराल के साथ उसमें सुधार ही आती है। तो इस कालखंड में भी सुधार आया। तो अब हथियारों को जब वो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक धार करने के लिए वो क्या करते थे? पत्थरों पर उसको बहुत ही अधिक उसको क्या बोलते हैं? उसको धार लगाते थे। तो धार लगाने के दरमियान देखिएगा उसमें क्या होता है? चमक आ जाती है। तो इस तरीके से क्या पॉलिश लगाने की परंपरा जो है वो शुरुआत यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट बोला कि आदिम समाज में परिवार में कुल और समुदाय संस्था का जो विकास हुआ था इस काल में हुआ था। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि आदि समाज में परिवार संस्था का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में। लेकिन अगर हम लोग बात करें परिवार में कुल और समुदाय का जो विकास हुआ था इस नवपाषाण काल में। अच्छा, यहाँ पे चीजों को क्लैरिफाई किया गया है कि आदिम समाज की बात करें तो प्रथम इकाई परिवार संस्था का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में, और परिवार में कुल और समुदाय का विकास हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो कह रहे हैं कि भारत में नगरीकरण का प्रारंभिक जो साक्ष्य जो है वो नवपाषाण काल युग से ही माना जाता है। तथा भारत में प्रथम नगरीकरण सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी जिसको माना जाता है। अच्छा, ये सभ्यता की बात की गई थी, जो प्रथम सभ्यता होगा सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर पूछ दिया जाए प्रथम नगर तो शायद यहाँ पे होगा, यहाँ पे कह रहा है कि वो मोहनजोदड़ो होगा। कारण कि भारत का प्रथम नगर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? वो कौन था? मोहनजोदड़ो, जो कि एक नगर के रूप में जाना जाता था। अब देखिए जो नवपाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में लोग डिस्कस कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेहरगढ़ की अगर बात करें तो मेहरगढ़ जो है इसके बगल में एक नदी है बोलन नदी। और बोलन नदी एक दर्रे से होकर बहती है जिसका नाम है बोलन दर्रा। और ये नदी अपने साथ जो भी जलोढ़ मृदा लाती है यहाँ पे वो क्या करती है? फैला देती है। फैलाने के बाद यहाँ पे काफी भूमि उर्वरक हो जाता है और ये गेहूं की खेती के लिए काफी उपयुक्त हो जाता है। और यही वजह कि यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है, और इसे जो है ब्रेड बास्केट का मैदान कहते हैं। और कौन सा क्षेत्र का? तो बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट मैदान इसको कहा जाता है, मेहरगढ़ को। तो देखिए कह रहे हैं कि ये मेहर अब स्थल के बारे में एक एक करके हम लोग करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो है बलूचिस्तान प्रांत जो है ये कहाँ पे? तो पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी के तट पे? तो बोलन नदी के तट पे है। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ से प्राचीनतम वस्तु एवं कृषि के साक्ष्य मिले। भैया जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे लोग कृषि कार्य करेंगे तो रहेंगे भी, तो निवास के साक्ष्य भी मिले और कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। और कौन सी कृषि के? तो गेहूं के। करे कि इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कही जाती है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित आयताकार मकान के और अन्नागार के साक्ष्य मिले। जाहिर सी बात है भैया, अगर आपको अस्थायी रूप से रहना है तो मकान बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज की यदि आप अनाज उपजा रहे हैं तो उसको रखने के लिए किसी ना किसी तरह के कुछ जगह कोई स्थान का चुनाव करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो जो अन्नागार होता है, अन्नागार क्या होता है? अनाज को रखने के लिए। और यहाँ पे इसको बनाया गया था और इसके साक्ष्य मिले हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कश्मीर में दो स्थल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुरजोम है और गुफा कराल, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है बुरजोम के बारे में, अगर देखें तो कह कि ये कश्मीर में स्थित है, जो हम अब पहले ही कर लिए। इसका अर्थ क्या होता है? बुर्ज, बुर्ज मतलब होता है एक वृक्ष का नाम है। बुर्ज एक वृक्ष का नाम है। होम मतलब क्या होता है? घर। तो किसका घर? तो बुर्ज नामक वृक्ष का घर, यानी कि इस स्थान विशेष में कौन से पेड़ की मतलब बहुत बहुतायत है, वो है आपका मतलब बुर्ज नामक पेड़ की। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? टी टेरा और पीटरसन के द्वारा कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य का प्रमाण मिला है। ठीक। एक होता है अस्थम गर्त, एक होता है गर्तावास, हालांकि आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक यहाँ पे जो और साक्ष्यों में क्या मिला है, और साक्ष्यों में क्या जो है बुरझोम से कह रहा है कि एक तो गर्तावास के साक्ष्य मिले ही है, साथ ही साथ क्या है कि यहाँ से एक ही कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, और इस तरह का साक्ष्य भी आगे चल के कहाँ पे, रोपर से भी मिलेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बोला कि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में 9 पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। मोस्ट, देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से युग्मित समाधा के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है कि चित्रित धूसर मृदबान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है कि तांबे का वनाग्र के भी मिले हैं। वनाग्र का मतलब होता है कि जो तीर होता है ना, तीर जो मतलब जो कोई ऐसा डंडा हो गया, लाठी हो गया, तो वो तीर पे जो इस तरह का जो लगाया जाता है ना ऊपरा, ये जो उस वक्त जो पत्थर का लगाया जाता था, उसी को बोलते हैं वनाग्र धातु। नेक्स्ट है कि गुफा काल, गुफा काल भी कश्मीर में ही है, और इसका अर्थ क्या होता है? गुफा का मतलब होता है गुफा। तो कराल का जो है कराल जो है, कराल का अर्थ होता है कुलाल, और कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार। यानी कि किसकी गुफा, एक तरीके से यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड छूट गया, कुलाल। कराल का अर्थ होता है कुलाल, और कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार। तो डायरेक्टली हम लोग चाहें तो कराल का मतलब भी होता है कुम्हार बोल सकते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? तो कुम्हार का गुफा। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से हड्डी से निर्मित सुई और औजार के साक्ष्य मिले हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। देखिए गर्तावास को लेकर के जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो अगर एक कोई ऑप्शन दिया हो जिसमें बुरझोम हो, तो बुरझोम तो 100% होगा। लेकिन बाई चांस बुरझोम की जगह बुरझोम ना दे के क्या किया हो, गुफा कराल दिया हो, तो गुफा कराल में भी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो हम गुफा कराल को भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर एक से अधिक वाला ऑप्शन हो तो एक से अधिक वाला करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन दिया जाएगा दिया जाए तो। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हो तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा ही होगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया हो और एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं हो, तो उसमें हम लोग मानेंगे कौन सा? तो बुर्ज होम मानेंगे। अब कुछ यूपी में जो इसके स्थल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन से? तो कोल्डिवा है, लोहरा देव है, मगहरा है, और चुपानी मांडो है। देखिए इसमें क्या है, तो पहला है मगहरा की बात करते हैं। ये इलाहाबाद में स्थित है, जो वर्तमान का प्रयागराज है और बिंद क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे साक्ष्य क्या है, तो गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी की गुड़िया के साक्ष्य मिले हैं, और पशु बाड़ा, यानी कि जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है उसके साक्ष्य मिले हैं। चुपानी मांडो की बात करते हैं, ये भी प्रयागराज यूपी में स्थित है। मैं बार बार यहाँ, चूंकि जब मैं ये लिखा था नोट्स, जब ये पढ़ाया गया था, तो उस वक्त इलाहाबाद ही था, तो इसलिए इलाहाबाद बार बार इसको देखने को मिल रहा है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करते कह रहे हैं कि यहाँ से प्राप्त जो मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कि मधुमक्खी के छत्ते के समान यहाँ पे झोपड़ी का साक्ष्य मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कि यहाँ पे साझा चूल्हा, यानी कि द्विचीय जिसको चूल्हा कहते हैं, द्विचीय चूल्हे का भी प्रमाण यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है चिरांद, कह रहे हैं कि सारण, ये कहाँ पे, तो ये इसकी लोकेशन कहाँ है, तो चिरांद में स्थित है। और चिरांद कहाँ है? जो है सारण जिला में है, और सारण कहाँ है, तो बिहार में है। इसकी खोज किसके द्वारा? तो बीके सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें साक्ष्य की, तो साक्ष्य में सबसे पहला कि यहाँ से जो है बुर्ज होम के बाद सर्वाधिक मात्रा में 9 पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हिरण के सिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, उसे निर्मित जो उपकरण उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट कि चावल की खेती का प्रमाण भी यहाँ से मिला है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल, और प्राक हड़प्पाई। प्राक हड़प्पाई का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता के पहले का कालखंड। हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे, तो एक होता है पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, एक होता है प्राक हड़प्पा, एक होता है उत्तर हड़प्पा काल। यानी कि हड़प्पा काल जब अपने पतन की ओर अग्रसर होगा,
उस कालखंड में जिन स्थलों का विकास होगा, जिन स्थलों की जो ऐतिहासिक मतलब साक्ष्य मिलेंगे, उसको मिलेंगे उत्तर हड़प्पा। और जो एकदम विकसित अवस्था में, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता अपने पूर्ण रूप विकसित अवस्था में दिखेगा, तो उसको बोलेंगे पूर्ण हड़प्पा सभ्यता। और उसके पहले को बोलेंगे प्राक हड़प्पा। प्राक का मतलब होता है पहले का, प्री। अन्य स्थलों की बात करें तो उसमें है कुचाई, जो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। और यहाँ से करें कि यह नौपाषाणकालीन स्थल है, तो सिंपल सी है। अब आ गया देखिए नेक्स्ट एग्जाम के पढ़ने से मोस्ट इंपोर्टेंट, राख के टीले के से संबंधित जो साक्ष्य है, जो वो कहाँ कहाँ मिले, तो उस तरह से 3 स्थल है। पहला है सगनकलू, जो कर्नाटक में, पिकली हल, ये भी कर्नाटक में, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक है उतनूर, और ये है आंध्र प्रदेश। और यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। देखिए राख के टीले का मतलब क्या है, कि जब पशुओं को पाला जाता था, तो पशुओं को पालने के पश्चात उनके जो अपशिष्ट यानी कि गोबर जो होता था, वो इकट्ठा एक जगह रखा जाता था। और अंत में उसको जला दिया जाता था। जो भी रीजन हो, मतलब या मौसमी रीजन हो या कोई अन्य रीजन के चलते क्या जाता होता था, उसको जला दिया जाता था। तो जलाने के पश्चात जो उसके अवशेष, क्योंकि वो एक दो तो पशु होते नहीं थे, बहुतायत में पशुओं को पाला जाता था, तो वहां पे क्या होता था, एक ढेर बन जाता था, और आग लगाने के बाद एक बहुत राख का एक टीला दिखने लगता था। तो राख के टीले के साक्ष्य एक तरीके से इन 3 जगह से मिले हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मारूतारू और दाओजली जो है, ये असम के 2 स्थल है। और कह रहा है कि यहाँ से कुल्हाड़ी एवं चितित निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। और जो दाओजली से बात की जाए, तो ये पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए गर्तावास और अस्तम गर्त में हमने कुछ जो अंतर जो है स्पष्ट, वो पहले ही बताया कि जमीन के अंदर जो खोद के रहा, एक तरीके से रखा जाता है, उसको बोलते हैं गर्तावास। और अस्तम गर्त मतलब तो उसमें भी जमीन को खोदा जाता है, लेकिन उसके ऊपर ना थोड़ा सा जो होता है टीला लगा करके या डंडा लगा करके ऊपर ना कुछ घास फूस को रख करके उसको उसमें रहा जाता है, तो उसको बोलते हैं अस्तम गर्त। अब इसके साथ कहाँ से मिला, तो अगर गर्तावास के साक्ष्य में तो बुर्जहम और गुफा कराल का। और अस्तंगर्त के साक्ष्य पूछे तो सराय नहराय और महादा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण भारत में नौपाषाण काल का जो ऐतिहासिक जो कालखंड है, उसमें क्या क्या हुआ था, और इसके कालखंड को कब से कब तक माना जाता है, उसको देखिए देखते हैं। तो पहला है कि कृषि की अगर बात करें, तो दक्षिण भारत में नौपाषाण काल में जो कृषि हुआ था, वो प्रथम कृषि किस चीज की की थी, रागी की, जिसको हम लोग मिलेट या मडुआ कहते हैं। अन्य जो कृषि था वो गेहूं था, कुल्थी था, खजूर और मूंग था। नेक्स्ट अगर कालखंड की बात करें, तो कालखंड की जैसे कि हमने पढ़ा था कि नौपाषाण काल का अगर एज था, अगर पढ़ा जाए, तो वैश्विक स्तर पे इस एज की शुरुआत होती थी 9000 ईसा पूर्व में। भारतीय स्तर पे इसकी शुरुआत हुई थी 4000 ईसा पूर्व में। लेकिन अगर दक्षिण भारत के रेफरेंस में देखा जाए, संदर्भ में देखा जाता है, इसकी शुरुआत या कालक्रम जो है 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है। देखिए इसमें इसलिए हो पाता है, सपोज कीजिए कि भारत में कोरोना फैला था, और मुझे जहां तक अनुमान है कि हम सब इससे परिचित हैं। तो कोरोना मान लीजिए चीन से स्टार्ट हुआ था, चीन से स्टार्ट हुआ 2019 में, सपोज कीजिए। फिर वो धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में अलग अलग कालखंडों में फैलते गया। तो शुरुआत कहाँ हुई, 2019 से, और अभी भी है। ठीक। तो यानी कि 2019 से लेकर के अभी तक के कालखंड को क्या कहेंगे, कोरोना काल। लेकिन जहां सर्वाधिक दिखा वो कब दिखा, तो 2022 तक ये सर्वाधिक दिखा। तो ऐसा हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि 2019 से लेकर के 2022 तक जो है क्या था, कोरोना काल था। तो कोरोना काल में क्या हम लोग देखे, कोरोना काल में देखे कि 2019 में चाइना में था, फिर 2020 में भारत में आया, फिर 2021 में यूएसए में दिखा। इस तरीके से दिखा ना। तो इसका विस्तार हुआ धीरे धीरे। उसी तरीके से नवपाषाण काल का भी क्या हुआ, विस्तार होता है। मतलब किसी भी कालखंड का एक क्रमिक रूप से विस्तार होता है। तो उस क्रमिकता के आधार पर देखा जाए, तो अगर पूरे भारत की बात की जाए, तो पूरे भारत में नवपाषाण काल का जो प्रारंभ देखा गया 4000 ईसा पूर्व के आसपास देखा गया। और केवल दक्षिण भारत में देखा जाए, तो यहाँ का जो प्रारंभ या इसका जो कालक्रम जो है, वो कब कब पता है हम, कब देख पाते हैं हम लोग, तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि 2600 से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य ये नौपाषाण काल का कालखंड दिखता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वही चीज है फिर से, कि दक्षिण भारत में नौपाषाण कालीन किसानों के द्वारा उगाई गई प्रथम फसल कौन थी, तो रागी थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। अच्छा, कुछ अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कि कुछ स्थल है नौपाषाण कालीन जो स्थल है मैप के थ्रू। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के भी जो भी स्थल है, उसको एक मैप के थ्रू एक वीडियो में बना के डाल दो। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो बुर्ज होम
और गुफा करार ये कहाँ है? ये एक तरीके से ये तो अब लद्दाख में चला गया है, लेकिन गुफा करार अभी भी कहाँ है? तो कश्मीर में है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि हसीनापुर है। हसीनापुर कहाँ पे? तो हरियाणा में। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक है ढाली गई जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है। सरायखेला, जलीलपुर, ठीक है। और यहाँ पे जलीलपुर से किस चीज के साक्ष्य मिले? तो मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो और भी पाकिस्तान में जैसे किलीबुल है, कोटा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। लेकिन मेहरगढ़, मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखते हैं कालीबंगा और बलाथल, ये कहाँ पे? तो आपके राजस्थान में है। और कालीबंगा एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भी एक स्थल बनेगा। तो इसका संबंध देखा जाए तो प्राक हड़प्पाई काल से भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में कि ऑप्शन देखे कि निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध जो है प्राक हड़प्पाई काल से है? तो कौन सा? कालीबंगा है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। बिहार में देखा जाए तो बिहार में कौन था? चिरांद था, जो कि सारण जिले में आता है। और यूपी में था महदहा और कोल्डीवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे स्थल जैसे कि चुपानी मंडो भी था। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो असम में कौन कौन सा था? असम में देखिए दाऊद जली था और मारो तालु था। गुवाहाटी भी था, लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मणिपुर में देखें तो हार्डिंग नामक एक जगह था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित था। और जो है दोरुद जो था छत्तीसगढ़ में स्थित स्थल था। ऊंचाई था जो उड़ीसा में स्थित था। नागार्जुन कोंडा ये जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे युगल समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नौ मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये बोला है कि यहाँ पे जो दक्षिण भारत में नौ समकालीन संस्कृति का विकास मतलब इसी काल मतलब का विशेष क्षेत्र से होते हुए देखा जाता है। फिर एक कोडाई कनाल है, मास्की है। ये अच्छा, मास्की को अक्सर पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। ये बस स्थल को पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पयमपल्ली जो कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। ये कह कि कपड़े के निर्माण का साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेरी कहाँ है? टेरी का स्थल के बारे में बहुत बड़ा पूछा है, तो ये तमिलनाडु में है। अगर नेक्स्ट है कि सगन कल्लू। सगन कल्लू तो एकमात्र स्थल जहाँ पे मृदभान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन सगन कल्लू से क्या मिला था? हम लोग जो पढ़े थे राख के टीले मिले हैं। ब्रह्मगिरी की बात करते हैं, ब्रह्मगिरी से कह रहा है कि रागी जो प्राचीनतम फसल है ये दक्षिण भारत का, ये यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है खर हीरपुर हेमवर्क, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम नौ पाषाण काल को कंप्लीट किए। और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ पहले से बेहतर कर पा रहा हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज ये वीडियो आपके लिए किसी तरह से यूजफुल हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके इसको शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।